मध्य प्रदेश में मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड 76.24% मतदाताओं ने वोटिंग की। मतदान समाप्त होने के बाद अब सत्ता का ताज किसके सर बंधेगा, इसको लेकर सियासी पंडितों सहित सियासतदानों ने गणित लगाना शुरू कर दिया है। विशेष फोकस रिकॉर्ड मतदान पर है। मतदान का प्रतिशत बढ़ने और घटने को लेकर सियासत में अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। इस बार भी हालात कुछ इसी तरह के बन रहे हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन चुनावों में बीजेपी का फोकस आधी आबादी पर रहा। चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने महिला उत्थान का बड़ा दाव चलते हुए लाडली बहना योजना लॉन्च की, तो कांग्रेस ने भी महिलाओं पर ही दाव लगाते हुए 1500 रुपए महीना देने के वादे के साथ जातिगत जनगणना का दाव खेला था। चुनाव में हुए रिकॉर्ड मतदान में महिला वोटर्स ने अहम रोल अदा किया है। पिछले चुनाव से इस बार मतदान में करीब 1% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही बढ़े मतदान को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन मतदान का प्रतिशत घटने या बढ़ने को तवज्जो नहीं दे रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सपने देख रही है। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज फालतू बातें। मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैंने तो कल टीवी में कहा एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते। शराब बट रही। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कमलनाथ जी अपने राजनीतिक जीवन के अंत के निकट इन पंक्तियों को जी रहे हैं। वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस का बोरिया बिस्तर समेटने वाला है। सबसे लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत ही शालीनता के साथ इस चुनाव में छोटी छोटी कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए। इस प्रकार के तथाकथित जो लोग हैं कि खुद घटनाएं करते हैं, बाद में आरोप लगाते हैं, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। मैं सभी मतदाता भाइयों का, सभी मतदान में लगे हुए कर्मचारी भाई और बहनों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं कि आज इस लोकतंत्र के महापर्व में सबने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए मतदान किया है, जो 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में प्रकट होगा। मध्य प्रदेश की सत्ता के सिंहासन का फाइनल हो गया है। अब असेंबली कब बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को, इसका खुलासा 3 दिसंबर को हो जाएगा। लेकिन इससे पहले असेंबली कप को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव नतीजे किसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जीत के दावे में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। बीजेपी कांग्रेस के जीत के दावों में है कितना दम? रिकॉर्ड मतदान से आखिर किसे होगा नफा, किसे नुकसान? क्या गेम चेंजर साबित होंगी प्रदेश की महिला मतदाता? क्या युवा वोटर्स का गणित भी नतीजों में होगा अहम? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर प्रदेश की जनता ने अपना काम कर दिया है, अब इंतजार है नतीजों का। दूसरी तरफ जिस तरह से वोटिंग हुई, लोकतंत्र प्रजातंत्र के इस महापर्व में प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोलिंग बूथ तक जनता पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और 2018 से 2023 की तुलना अगर करते हैं तो तकरीबन 1 से 1.25% जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है। और अब
जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अपने अपने तरीके से इसका एनालिसिस कर रहे हैं, अपना विश्लेषण कर रहे हैं और दूसरी तरफ जीत के दावे भी हैं। दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा है या जो वोट पड़ा है या जिस तरह के दावे वादे किए गए हैं, उससे जो प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है उसे ही मिलेगा। हालांकि ये तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगा कि जो सत्ता का सिरमौर है मध्य प्रदेश में वो कौन बनेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अवनीश भार्गव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। स्वागत है अवनीश जी आपका। हमारे साथ में है गोविंद मालू जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मालू साहब आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी आपका भी स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं मालू साहब आपके पास में आता हूँ। बात आती है उस वोट परसेंटेज को लेकर। तकरीबन 1% के आसपास ये वोट परसेंटेज बढ़ा है और दोनों अपने अपने तरीके से, आपकी पार्टी अपने तरीके से, कांग्रेस अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रही है। हमारा सीधा सा सवाल है कि जो ये वोट परसेंटेज बढ़ा है, वोटरों का जो उत्साह है, क्या आप लगातार डेवलपमेंट की बात करते रहे, आप लगातार डबल इंजन की बात करते रहे, लगातार आप महिलाओं की बात करते रहे, क्या वो है इससे बीजेपी उत्साहित है और जीत का दावा कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है। वोट का प्रतिशत तो पिछले तीनों चुनाव में 2.5% से ज्यादा बढ़ा। इस बार वो 0.60% बढ़ा है और इसलिए वोट का प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करने का काम हमारा चुनाव आयोग लगातार करता रहा है और उसको इनहेंस कर यहां तक लाए हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब है इस बात का कि उदासीन नहीं है वोटर जागरूक है और वोटर खुश है सरकार के काम से। और सरकार के काम से खुश होने का जो परिणाम है वो 3 तारीख को ईवीएम जब खुलेगी तब प्रकट होगा और उसमें से निकलेगा कमल और फिर से खिलेगा कमल और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबकी प्रगति के लिए काम कर रहे हैं और हमारी जो योजनाएं हैं हम सब के लिए, कि हम किसी एक वर्ग को इसका ये नहीं कहेंगे कि वो वर्ग आगे आया या ये वर्ग पीछे रह गया, वो वर्ग आया। यूथ वोटर तो हमेशा ही बढ़ता है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। वो विकास के साथ है, वो सुशासन के साथ है, वो जन कल्याण और गरीब कल्याण के साथ है, इसलिए उसका झुकाव हमारी तरफ है। आधी आबादी की चिंता केवल भारतीय जनता पार्टी ने की, कांग्रेस ने केवल उनको लॉलीपॉप दिखाया, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो लाडली बहना की जो हमारी स्कीम है उसकी नकल हो या कोई दूसरे राज्यों में उन्होंने नकल की, लेकिन उन्होंने दिया कुछ नहीं, उन्होंने ठेंगा दिखाया। इसका परिणाम इस मतदान के प्रतिशत के बाद मतगणना में प्रकट होगा। चलिए मालू साहब, अवनीश जी के पास में आ जाता हूं। अवनीश जी, आप भी दावे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी दावे कर रही है कि नहीं, जीत का सिरमौर तो हमारा ही दल बनेगा। क्या है आपके दावे के पीछे, किस तरह से आप कह रहे हैं? जब मेरी आपसे चर्चा डिबेट से पहले भी हो रही थी तो आप कह रहे हैं कि नहीं, 150 सीट जीतकर हम आ रहे हैं। देखिए राजेश जी, ये चुनाव निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जनता ने लड़ा है, एक मतदाता ने लड़ा है। ये चुनाव में जिस तरीके का उत्साह था और जिस तरीके का वातावरण निर्मित हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार गिराने, कमलनाथ जी की सरकार इनने जिस तरीके से गिराई, उसके प्रति आक्रोश था। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को परेशान और प्रताड़ित किया, उसके प्रति आक्रोश था। और जिस तरीके से नौकरी लोगों बेरोजगारों को नहीं मिली और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार सरकारी महकमे में फैला, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, सबके खिलाफ थी। जनता ने कांग्रेस को जनादेश 2018 में भी दिया था। और 2018 में जब इनने सरकार को पटका, कमलनाथ जी की सरकार जो काम कर रही थी उसको जिस तरीके से गिराया, उसको लेकर आक्रोश लोगों के मन में था। तो मध्य प्रदेश की जनता का कांग्रेस के अलावा, संगठन के अलावा एक व्यक्ति इस चुनाव में कूद पड़ा था। वो कैसे ही करके, और जनता पस्त पड़ गई थी इनके 15 साल के उस कार्यकाल से और 3.5 साल के इस कार्यकाल से।
जनता ने अपने ऊपर लेकर जो चुनाव लड़ा है, और जनता ने कहा कि इनके अब ये दावा करते हैं 50% आबादी का, महिलाओं का डाटा बताते हैं, कई वोट परसेंटेज का आंकड़ा बताते हैं, कभी योजना की बात करते हैं तो 15 साल की योजना भी फेल हो गई, और ये 3.5 साल का कार्यकाल ही फेल हो गया। लेकिन वो तो कह रहा है कि जिस तरह से महिलाओं में उत्साह दिखा, उनकी जो लाडली बहना है वो गेम चेंजर साबित हो रही है। देखिए राजेश जी, यदि गेम चेंजर साबित हो रही होती लाडली बहना योजना, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कह देते कि बहुत अच्छा काम इनने बहनों के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है। और हमारे मुख्यमंत्री 2023 में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी बना 18 साल के कार्यकाल को इन्हें छिपाने को उसमें धूल मिट्टी डाल रहे हैं। ये इतने अंतर से एक मिनट गोविंद मालू जी, मैंने बड़ी गंभीरता से आपकी बात सुनी है, थोड़ा ये चेहरा अपना बता नहीं पा रहे हैं, कार्यकाल की उपलब्धि बता नहीं पा रहे हैं, विधायकों के नाम पे ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कभी कहते हैं मोदी का चेहरा आगे होगा, कभी कहते हैं नरेंद्र सिंह तोमर का होगा, कभी कहते हैं अमित शाह का होगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लूटा गया, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का स्टेट शिवराज सिंह चौहान ने और उनके मंत्रिमंडल ने बना दिया, और जिस तरीके से जनादेश का अपमान किया गया, भारत के संविधान को मध्य प्रदेश में कुचला गया, उन सब मुद्दों को लेकर जनता ने, मैं आपसे कह सकता हूं मालू जी 3 तारीख का इंतजार करिए, अब एक वोट बढ़ेगा ना घटेगा। 3 तारीख का वोट ईवीएम के अंदर चला गया, बैठने की तैयारी करिए। चले आप कितनी सीटें जीतेंगे? चलिए मैं दोनों से आप सरकार देखिए राजेश जी, मैं मालू जी ने वो डिस्टर्ब किया, एक मिनट अपनी बात कर लूं। मैं मुद्दे की बात ये कह रहा था, मालू जी को बता रहा था, आप लोग सुन लीजिए कि ईवीएम में एक वोट घट बढ़ नहीं सकता। अब दावे में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जनता पे आपकी डिबेट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि किसको वोट दें किसको नहीं दें। तो मैं साफ तौर पे ये कह रहा था, ये इशू बेस्ड चुनाव था, ये धर्म के आधार पे चुनाव नहीं हुआ। इस चुनाव में लोगों ने मुद्दा पूछा, क्यों और क्या होना चाहिए था और क्यों नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री क्षेत्र में नहीं घुस पाए। चलिए आ जाता हूं, गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आ जाता हूं। गौरव चतुर्वेदी साहब, अब मैं सीधे उसी सवाल पर आते हैं कि अब जनता ने तो अपना काम कर दिया है, भविष्य जनप्रतिनिधियों का, जो उम्मीदवार थे उनका, और किसकी सरकार बनेगी उनका ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। अब दोनों के दावे हैं, किस तरह से देखें इस पूरे अब चीजों को, क्योंकि वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो तकरीबन पिछली बार से 75 से बढ़ा है, 76 पॉइंट कुछ वोट परसेंटेज हुआ है। और ये भी कहा गया कि महिलाएं भी खूब निकली हैं, लंबी लंबी कतारें भी वहां पर देखी गई। दोनों के अपने दावे थे, उनकी लाडली बहना थी, इनकी महिला शक्ति की इनकी बात हो रही थी, महिला सम्मान की वहां पर बात हो रही थी। किस तरह से देखें, क्या वाकई जो ये मुकाबला है काफी दिलचस्प है, या फिर जिस तरह से अपने दावे कह रहे हैं, जीत के दावे, इतना सारा कुछ आसान है दोनों के लिए? लेकिन पूरे मध्य प्रदेश का अगर मतदान प्रतिशत हम देखें तो 77.12% औसत मतदान आया है जी, और जिसमें से लगभग 189 सीटों पर 70% के ऊपर मतदान हुआ, और उनमें से भी 97 सीटें ऐसी हैं जिनमें 80% से ऊपर हुआ है, और एक सीट पर 90% मतदान हुआ। ऐसी परिस्थिति में इतना बम्पर मतदान इसके पहले कभी नहीं हुआ। औसतन सारी सीटों का जो मतदान रहता था वो 68 से 75-76 के बीच में रहता आया था, 76 तक रहता था, तो ऑन एवरेज 75 के आसपास होता था। बट ये मतदान कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान बम्पर हो रहा है, सेमी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान थोड़ा कम हो रहा है, और शहरी क्षेत्रों में तो मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम रहा, जो हमें सोचने पर विवश कर रहा है कि आखिर ये चुनाव गया किस तरफ है, और इसको लेकर के अभी कोई भी सही तरीके का आकलन नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं अगर बात करूं मोटे मोटे तौर पर, तो लगभग 8-10 मुद्दे ऐसे थे जो इस पूरे चुनाव में प्रभावी रहे हैं। अब उनमें इस मुद्दे पर कितना वोट इस दल को मिला है, ये सोचने वाली बात होगी। एक मुद्दा मैं मानता हूं राम मंदिर का रहा, एक एंटी इनकम्बेंसी रही, एक लाडली बहना रही, एक किसान की समस्या रही, एक मोदी फैक्टर ने भी वर्क किया, एक कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनाव होने तक लगभग 2 या 3 बार किसी के घर तक चला जाता था, इस बार वो पर्ची बांटने भी नहीं गया, क्योंकि पर्ची बांटने का काम चुनाव आयोग ने अपने हाथ में ले लिया था। तो स्वस्फूर्त मतदान हुआ है, और स्वस्फूर्त मतदान सोचने पर विवश कर रहा, क्योंकि मतदान केंद्र पर जाते हुए या मतदान केंद्र से आते हुए कोई भी मतदाता किसी भी पोलिंग एजेंट के पॉलिटिकल एजेंट के टेबल पर
ना गपशप लगा रहा था और ना अपना मत प्रकट करने का काम कर रहा था। तो पूरी खिचड़ी अभी बन रही है अंदर जाकर, क्योंकि अवनीश जी ने बिल्कुल सही कहा कि अब तो वोटों में गड़बड़ हो नहीं सकती, लेकिन वाकई में ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है ये सोचने वाली बात होगी। चलिए, बेहतर बात आप गौरव चतुर्वेदी, बिल्कुल गौरव चतुर्वेदी साहब, बेहतर आप बात कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा अभी प्रोडक्ट करना ज़रा मुश्किल है, धीरे धीरे और चीज़ें साफ होंगी। मैं सीधे गोविंद मालू साहब के पास में आता हूं। गोविंद मालू साहब, लगातार बात की करें भारतीय जनता पार्टी की तो डबल इंजन की सरकार की बात होती रही, मोदी के मन में एमपी के मन में मोदी, ये भी खूब चला। लेकिन जिस तरह से अवनीश भार्गव जी कह रहे हैं कि उनके लिए तो जनता ने चुनाव लड़ा है और ये जो चुनाव है वो कांग्रेस की तरफ से जनता ने लड़ा है और आप विकास की बात करते रहे। तो कांग्रेस के खिलाफ जनता ने लड़ा या कांग्रेस के लिए जनता ने लड़ा, ये तो 3 तारीख को पता लग जाएगा। मतलब कांग्रेस कहीं नहीं थी, जनता और बीजेपी थी। मतदाता हमसे प्रभावित था, ये आप मान रहे हैं। प्रतिशत बता रहा है कि जनता हमसे संतुष्ट थी, हमने उसकी कसौटी पर हम खरे उतरे हैं और हमने जितने भी वो ये कह रहे हैं कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया। नहीं, देखिए ये इनके बदलाव जनता के मन में एक कसरत थी मालू जी, जनता कोई बदलाव नहीं, जिस तरीके से सरकार को गिराया गया, जिस तरीके से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनभावना के अनुरूप काम कर रहे थे, नहीं जा रहा ऊँट इधर, और उन्होंने कहा कि कोई कोर कसर इस बार नहीं छोड़ेंगे। जब कमलनाथ जी कितने दिन के मेहमान है और कब संन्यास ले रहे हैं, जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा। मालू साहब की बात आ जाए, क्लियर रहेगी। इसलिए सुनिए, ये कह रहे हैं ना कि कोई मुद्दा था। अरे मुद्दा था तो आपने कौन सा मुद्दा लाए? आपने कौन सा विकास का कोई ब्लूप्रिंट रखा? आपने कोई पश्चाताप किया कि अपने कर्मों पर पुराने 60 साल और 15 महीने कि नहीं हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, हम विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाएंगे? ऐसा कोई वादा आपने किया नहीं। आप इधर उधर की बातें करते रहे, हल्की फुल्की ठिठोली करते रहे, आपने कभी विकास पर बहस नहीं की। जनता ये भी जानती कि हम विकास की बहस कराना चाहते थे, आप उससे दूर भागते थे। हम भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते थे, आप उससे दूर भागते थे। आप नकली कई सारे ऐसे प्रोपेगेंडा करते थे। चेहरा आगे रख के चुनाव क्यों नहीं लड़े? गुलू से चुनाव आप चेहरा बदल रहे हो, आप मुद्दे बदल रहे हो, चुनाव नहीं जीते जाते हैं। आप लोगों के बीच में काम की बात ही नहीं करना चाह रहे हो। और ये मुद्दे की बात ये है भाई कि कोई कोनो गुलू का मैनेजमेंट हो या दिग्विजय सिंह का मैनेजमेंट हो या बूथ का, इससे नहीं, जो जनता के दिलों में राज कर रहा है, जो जनता की आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति करके उस पर खरा उतर रहा है, उनके अरमानों को हमने जो पूरा किया है, हमने जो वादे किए थे हम उस पर खरे उतरे हैं, इस बात का चुनाव था। और इस बात के चुनाव में आप देखिएगा कि 3 तारीख को जब उसमें से निकलेगा ईवीएम में से रिजल्ट, तब आप चौकन्ने हो जाएंगे, भौचक रह जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, हम तो और कुछ समझ रहे थे। इसलिए कांग्रेस को विपक्ष में बैठने की तैयारी करना चाहिए और डबल डिजिट की सरकार रहेगी। तो चलिए, जीत का दावा जिस तरह से गोविंद मालू साहब कर रहे हैं, अवनीश भार्गव जी, 2 चीजें अहम है, देख लें कहाँ बैठेंगे ये। 2 चीजें अहम है। आप 2-3 चीजें कांग्रेस की तरफ से कि जनता बदलाव चाहती है, जनता ने चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं बात जब मैनेजमेंट की आती है, 3-4 महीने पहले देखे तो कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, लेकिन चुनाव आते आते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट दिखा, उस कांग्रेस कहीं ना कहीं उस स्तर का मैनेजमेंट नहीं दिखा, या यही मान के चलती रही कांग्रेस की नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के भरोसे ही हमें चुनाव लड़ना है, बहुत ज्यादा कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता तो थे नहीं जी, जनता के। चलिए अवनीश जी जवाब ले लेते, बात पूरी कर लें पहले जी। हो गई बात मालू जी पूरी? चलो आ जाऊंगा। हो गई जी आ जाइए, आप बोलिए, अवनीश जी बोल लीजिए। राजेश जी, संसाधन में ये निश्चित तौर पे आगे थे, ब्रांडिंग में ये आगे थे, झूठ बोलने में आगे थे। 18 साल में इनने जो बात किए थे, काम जिस सरकार को करना चाहिए, कार्यकाल बहुत लंबा मध्य प्रदेश की जनता ने इनको मुख्यमंत्री के रूप में भी दिया, मंत्रियों विधायकों के रूप में भी दिया। उस सबके आकलन के बाद जब जनता आगे बढ़ती थी तो वो जीरो पे खड़ी होती थी। महिलाएं अपने आप में ठगा साबित कर रही थी, युवा ठगा साबित कर रहे थे, किसान परेशान थे, और मध्य प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो, जिस तरीके से इनकी कारनामे रहे हैं उससे पस्त पड़ गया था। वो पस्त पड़ने के बाद उसने निराकरण और दिल में एक बात ठान ली थी, क्योंकि मैं खाली टीवी में ही नहीं बैठता राजेश जी, मैं फील्ड के अंदर भी जाता हूँ, गांव में भी जाता हूँ, और इलेक्शन में भी मैंने कल तक लगातार 20 दिन तक कैंपेन की। जिस तरीके से मैंने जनता का मन टटोला, बाजार में जाके, गांव में जाके, गरीब के घर में जाके,
तो उसके मन में कहीं ना कहीं बात थी, कोई कोर कसर हम लोग बाकी नहीं छोड़ेंगे कि दोबारा बीच में आ जाए या कम अल्पमत की सरकार बन जाए या कम वोटों से बने। उन्हें पता था कि इसको इतनी जोर से कमलनाथ जी को जिताना है, मुख्यमंत्री बनाना है कि ये खरीद फरोख्त नहीं कर पाएँ, ये लूट खसोट नहीं कर पाएँ, और कोई भी चारा एक एक मतदाता, मैंने आपसे कहा कि मतदाता चुनाव लड़ रहा था इनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, तो वो किस तरीके से खुद मैनेज कर रहा था, घर परिवार लोग समाज यहाँ वहाँ जाके, वो कोई जिस तरीके से उसने चुनाव लड़ा, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के इतिहास में 2023 का चुनाव अमिट है, लिखा जाएगा, जिसके परिणाम आप देखेंगे 3 तारीख को आएंगे तो मालू जी भी रहेंगे, इनकी पार्टी भी रहेगी, नरेंद्र मोदी जी भी विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि 2023 का चुनाव था बहुत डिफरेंट था। चलिए, तो वाकई जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। चलिए एक छोटा सा कमेंट्स और चलते चलते आप लोगों से लेंगे, उससे पहले गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आ जाता हूं। गौरव चतुर्वेदी साहब, जिस तरह से बात मैनेजमेंट की भी हो रही है, अगर देखा जाए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मैनेजमेंट के रूप में एक बेहतर माना जाता है कांग्रेस की तरफ से, क्या ये मैनेजमेंट अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो एक बेहतर मैनेजमेंट दिखा? और दूसरी तरफ में आपसे जो अहम सवाल इस बात को लेकर है कि महिलाओं में जिस तरह से उत्साह दिखा और चुनाव से पहले जिस तरह से चाहे कांग्रेस हो वो महिलाओं पर फोकस्ड रही, भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना के जरिए उसके जरिए महिलाओं पर फोकस रही, तो क्या इस चुनाव में किस ओर जाती है अलग बात है, वो तो 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। तो महिलाएं गेम चेंजर साबित होंगी इस इलेक्शन में? नहीं, स्वाभाविक तौर पर महिलाएं गेम चेंजर साबित हो सकती है। उसके पीछे एक वजह है कि आप ये मत मानिए कि सिर्फ लाडली बहना का जो लाभ ले रही थी महिला, उसी ने वोट किया है। इन वोटरों में वो महिला भी थी जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला और वो नाराज भी थी, उन्हें लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। तो एक कारण तो ये भी हो सकता है, दोनों तरफ वोट पड़े। और चूंकि कांग्रेस ने भी महिला वोटरों को साधने के लिए जो नारी सम्मान योजना ली थी, वो दोनों योजनाओं का आकलन करके महिला वोट करने गई, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरे मैनेजमेंट की बात कर रहा था गौरव चतुर्वेदी साहब, मैनेजमेंट की बहुत चर्चा हुई क्योंकि राजेश जी मैनेजमेंट की बात अगर करूं मैं, तो मैनेजमेंट देखिए, आज तक के चुनाव में कांग्रेस एक इंडिविजुअल लेवल पर चुनाव लड़ती आई है, जो उनका प्रत्याशी रहता है पूरा मैनेजमेंट उसके हवाले रहता है, उसके कार्यकर्ता और उसके समर्थक रहते हैं। कैडर बेस्ड पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता था वो हर वार्ड में, हर बूथ पर, हर घर पर कम से कम 2-2 बार 3-3 बार जाकर मतदाताओं का मन टटोलने का काम करता था। लेकिन इस चुनाव में पूर्ण रूप से बिल्कुल निष्क्रिय रहा, नाराज रहा, जो भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। या एक पार्टी की कोई रणनीति रही हो कि चूंकि चुनाव आयोग पर्ची वितरण करवा रहा है तो कार्यकर्ताओं को ना भेजा जाए, तो एक सबसे बड़ी वजह ये भी रही। और मैनेजमेंट के नाम पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में मैनेजमेंट ऊपरी लेवल पर था, ग्राउंड लेवल पर मैनेजमेंट जो होना चाहिए था वो मैनेजमेंट इस चुनाव में नदारद रहा। चलिए मालू साहब, कहां पहुंच रहे हैं? आखिर में एक छोटा सा कमेंट्स दोनों मेहमानों का चाहूंगा, कहां पहुंच रहे हैं, स्कोर कहां जा रहा है? कल वर्ल्ड कप का फाइनल भी है। मैं ये बता दूं गौरव जी को एक करेक्शन करने कि हमारे भी कार्यकर्ताओं ने पर्ची का वितरण किया। हो सकता है कि सब जगह न हुआ हो, लेकिन हमने लगभग 80-85% जगह पर पर्ची का वितरण हमने भी करवाया। इसलिए हमारा कार्यकर्ता तो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त तैनात था और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार था। तो और दूसरी बात जो पहले बताया भाई अवनीश जी ने, अपने भार्गव जी ने, की 18 साल फिगर पूछ रहा है जी, 18 साल में चुनाव हो गए भाई 3 बार 4 बार। हर 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड हम देते हैं, उस पर जनता अपना मताधिकार को में क्या रहा आपका रिपोर्ट कार्ड? और देखिए सुनिए ये 3 साल का जो कालखंड था, इसका भी हमने क्या किया, और जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, हमारे संकल्प पत्र में था, वो भी काम हमने किए। कहां से लाडली बहना आ गई? हमने नई योजना बना के लाए और लोगों को दे दिया। आपके काम पूरे हो गए थे, फिर इस बार क्यों संकल्प पत्र? चलिए वक्त कम है मालू साहब, सरकार आ गई, चलिए उन्होंने दिया ही नहीं। चलिए मालू साहब, वक्त कम है। अवनीश जी बता दीजिए, क्योंकि जब बात में वर्ल्ड कप फाइनल की हम बात कर रहे हैं, तो कहां है कांग्रेस, कहां पर है, किस स्कोर पर पहुंच रही है? देखिए राजेश जी, इस चुनाव में निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता था, जो 40-50 साल से संघर्ष करता रहा। इनकी सत्ता लोलुपता ने, वो भ्रष्टाचार ने और दलालों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर रही, कारपोरेट का समर्थन के बाद
वो एक तरीके से घर बैठ गया, उसने प्रचार में भाग नहीं लिया। वो समझ गया कि सिर्फ सत्ता के लिए, वो चंद लोगों के लिए दलाली के लिए काम कर रहे हैं। और मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, क्या होगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन परिणाम मध्य प्रदेश के हित में होगा, मध्य प्रदेश के विकास और ऐतिहासिक होगा। जो अभी तक नहीं हुआ होगा वो होगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी हार 2024 में सामना करना होगा। चलिए, वादों के बाद अब जीत के दावे हैं दोनों प्रमुख दलों के अपने अपने दावे हैं कि हम सत्ता के सिरमौर बनेंगे। जनता ने अपना काम कर दिया है, भविष्य ईवीएम मशीनों में कैद है। 3 दिसंबर को फाइनल जो नतीजे हैं वो आएंगे। उसके पहले क्रिकेट का वर्ल्ड कप ओडीआई का फाइनल है, वो भी मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार भारत ने अपने सारे मुकाबले जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया से उसकी अब फाइनल भिड़ंत है। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में, राजनीति में और इस सत्ता की जंग में कौन सिरमौर बनेगा ये तो आने वाली वक्त बताएगा। लेकिन दोनों दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से अब जो इंतजार है वो परिणामों का है। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले जीत के दावे सिर चढ़कर बोल रहे हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।